नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर, जो कि पार्ट है तक्षशिला आईएएस बलिया का और मैं हूं अनूप उपाध्याय। साथियों, कल्पना कीजिए कि अगर नेपाल चीन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर ले और साथ ही बायलैटरल इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट पर भी साइन हो जाए तो क्या होगा। क्या नेपाल की अर्थव्यवस्था चीन पर पहले से कहीं अधिक निर्भर हो जाएगी? क्या भारत के लिए हिमालयी क्षेत्र में नए रणनीतिक चुनौतियां खड़ी हो जाएंगी? क्या चीन केवल व्यापार बढ़ाना चाहता है या इसके पीछे दक्षिण एशिया की पूरी भू राजनीति बदलने की एक बड़ी रणनीति छिपी है? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर चीन अचानक नेपाल के प्रति इतना सक्रिय क्यों हो गया है? साथियों, पिछले कुछ वर्षों में नेपाल की राजनीति, उसके विदेश नीति और चीन भारत के बीच प्रतिस्पर्धा, तीनों में तेज बदलाव देखने को मिले। अब चीन केवल सड़कों, सुरंगों और रेल परियोजनाओं तक सीमित नहीं रहना चाहता। वह चाहता है कि नेपाल के साथ एक ऐसा आर्थिक ढांचा बनाया जाए जिसमें व्यापार, निवेश और उद्योग तीनों पर उसकी मजबूत पकड़ बन जाए। इसी उद्देश्य से चीन ने नेपाल के सामने दो बड़े प्रस्ताव रखे हैं, जिसमें पहला प्रस्ताव है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और दूसरा है बायलैटरल इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट। सवाल यह है कि इन दोनों समझौते का वास्तविक अर्थ क्या है? नेपाल को इनसे क्या लाभ और क्या जोखिम हो सकता है? भारत के लिए इसके क्या संदेश हैं और क्या यह केवल आर्थिक सहयोग है या फिर चीन की दीर्घकालिक रणनीति का एक नया अध्याय? आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सभी सवालों पर विस्तार पूर्वक विश्लेषण करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि कहानी केवल नेपाल और चीन की नहीं बल्कि पूरे दक्षिण एशिया के बदलती शक्ति संतुलन की है। साथियों, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए कि यहां आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। तो चलिए शुरुआत करें आज के सेशन का। और आज का टॉपिक है नेपाल को चीन का बड़ा ऑफर, व्यापार, निवेश और डब्ल्यूटीओ। काठमांडू पोस्ट ने कवर करते हुए लिखा है, चाइना सिक्स ट्रेड पैक्ट एंड इन्वेस्टमेंट सेफ गार्ड इन नेपाल, विजिटिंग चाइनीज वाइस मिनिस्टर यान अर्जेस ऑन वन स्टॉप सर्विस फॉर इन्वेस्टर एंड नेपाल्स बैकिंग एट डब्ल्यूटीओ एज काठमांडू प्रेसेस बिजिंग टू एक्सपीडिएट स्टॉल्ड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। नेपाल चीन के बीच के नए डील, जहां एफटीए के बारे में बात हो रही है और एफडीए के अलावा बीआईए का एक बड़ा प्रस्ताव है। इससे पहले हम समझते हैं कि हुआ क्या है। साथियों, हाल ही में चीन के कॉमर्स वाइस मिनिस्टर यांग डोंग नेपाल की राजधानी काठमांडू पहुंचे थे। यहाँ कोई सामान्य शिष्टाचार ये यात्रा नहीं थी। उन्होंने नेपाल के उद्योग मंत्री और वित्त सचिव के साथ अलग अलग महत्वपूर्ण बैठकों की। इन बैठकों में चीन ने नेपाल के सामने दो बड़े प्रस्ताव रखे। पहला प्रस्ताव था फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि एफटीए, यानी एक ऐसा व्यापार समझौता जिसके तहत दोनों देशों के बीच आयात निर्यात पर लगने वाले कई शुल्क कम या पूरी तरह से समाप्त कर दिए जाएंगे। दूसरा अगर हम बात करें तो प्रस्ताव था, उसका नाम है बीआईए यानी कि बायलैटरल इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट, यानी एक ऐसा समझौता जो चीन के निवेशकों को नेपाल में निवेश करने के लिए कानूनी सुरक्षा, स्पष्ट नियम और अधिक सुविधाएं प्रदान करेगा। लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई। चीन ने नेपाल से यह भी आग्रह किया कि चीनी कंपनियों के लिए वह वन स्टॉप सर्विस सेंटर बनाया जाए। मतलब यदि कोई चीनी कंपनी नेपाल में निवेश करना चाहे तो उसे लाइसेंस, परमिट, टैक्स, भूमि, पर्यावरण मंजूरी और अन्य सरकारी प्रक्रियाओं के लिए अलग अलग कार्यालयों का चक्कर न लगाने पड़े। सारी मंजूरियां और सेवाएं एक ही स्थान पर उसे उपलब्ध कराई जाए। इतना ही नहीं, चीन ने नेपाल से यह भी अपेक्षा जताई कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि डब्ल्यूटीओ जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर नेपाल चीन के पक्ष का समर्थन करे। यानी यह केवल व्यापार या निवेश की चर्चा नहीं थी, बल्कि आर्थिक सहयोग के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक और कूटनीतिक समर्थन की भी मांग की गई। और यहीं से पूरा का पूरा घटनाक्रम केवल आर्थिक नहीं बल्कि भू राजनीतिक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण बन जाता है। प्रश्न यह है कि आखिर चीन चाहता क्या है? और यही सवाल उठता है कि आखिर चीन की इतनी सक्रियता के पीछे उसकी असली मकसद क्या, असला जो है वो क्या चाह रहा है नेपाल से। साथियों, बैठकों के दौरान चीन ने साफ कहा कि आज नेपाल में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि एफडीआई के सबसे बड़े स्रोतों में अगर कोई शामिल है तो वो चीन है। चीन का दावा है कि उसकी कई कंपनियां नेपाल में उद्योग, ऊर्जा, पर्यटन, निर्माण और आधारभूत ढांचों के क्षेत्र में निवेश करना चाहते हैं। इन निवेशकों को कई तरह के व्यवहारिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें सबसे पहली समस्या यह है कि अनुमति लेने के लिए लंबे लाइनों में लगना पड़ रहा है या बहुत जटिल प्रक्रिया का सामना करना पड़ रहा है। किसी परियोजना की मंजूरी के लिए कई मंत्रालय और सरकारी एजेंसियों की अनुमति लेनी पड़ रही है। दूसरी समस्या है वो है प्रशासनिक देरी। कई बार फाइलें महीनों तक अलग अलग विभागों पर अटकी रहती है, जिससे कि परियोजनाओं की लागत बढ़ जाती है और निवेशकों का भरोसा भी कम होता है। तीसरी समस्या है वह अलग अलग विभागों का चक्कर लगाना, यानी कि भूमि की अनुमति अलग लीजिए, पर्यावरण की मंजूरी अलग लीजिए, कर संबंधी प्रक्रियाओं को अलग देखिए और उद्योग विभागों की औपचारिकताओं को अलग निभाइए। चीन का कहना है कि यदि नेपाल विदेशी निवेश आकर्षित करना चाहता है तो इस पूरी व्यवस्था को सरल बनाए और इसलिए चीन ने वन स्टॉप सर्विस सेंटर की मांग रखी।
यानी कि ऐसा एकीकृत केंद्र जहां किसी भी विदेशी, विशेषकर चीनी निवेशकों को परियोजना शुरू करने के लिए आवश्यक सभी सरकारी मंजूरियां, पंजीकरण और प्रशासनिक सेवाएं एक ही स्थान पर मिल पाए। चीन का तर्क है कि इससे निवेश में तेजी आएगी, परियोजनाएं समय पर पूरी होंगी और नेपाल में उद्योग और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या यह सवाल केवल निवेश को आसान बनाने की कोशिश का है या फिर इसके पीछे चीन की दीर्घकालिक आर्थिक और रणनीतिक मौजूदगी को मजबूत करने की कोशिश भी जो है वो छुपी हुई है, कोई बड़ी योजना भी है छुपी हुई है। और यही प्रश्न जो है जिसका उत्तर हमें आगे ढूंढना है। अब फिर से प्रश्न वही कि चीन क्यों इतना एफटीए पर जोर दे रहा है। एफटीए यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, आखिर चीन इस समझौते को लेकर इतना उत्साहित क्यों है। साथियों, एफटीए दो देशों के बीच एक ऐसा व्यापारिक समझौता होता है जिसमें आयात निर्यात पर लगने वाला कस्टम ड्यूटी और अन्य व्यापारिक बाधाओं को कम किया जाता है या कई मामलों में समाप्त कर दिया जाता है। इसका सीधा असर व्यापार के ऊपर पड़ता है। यदि चीन और नेपाल के बीच एफटीए हो जाता है तो चाइनीज गुड पहले की तुलना में कहीं अधिक आसानी से कम लागत पर नेपाल के बाजार में पहुंच सकेंगे। यानी इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, मशीनरी की बात करें, निर्माण सामग्री की बात करें, सोलर उपकरण की बात करें या अन्य चीनी उत्पादों की बात करें, उसकी पहुंच नेपाल में और ज्यादा मजबूत हो जाएगी। लेकिन यह केवल एक तरफा कहानी नहीं है। चीन चाहता है कि नेपाल भी अपने बाजार को अधिक खुला बनाए और दोनों देशों के बीच व्यापार का दायरा बढ़े। इसके बदले चीन ये भी संकेत दे रहा है कि वो नेपाल के कुछ प्रमुख उत्पादों को अपने विशाल बाजार तक पहुंचने में मदद देगा। जैसे कि नेपाली चाय के बारे में कहा कि भैया हम तुम्हें जो है वो जगह देंगे, साथ में जो मेडिसिनल हर्ब्स है यानी कि औषधियां, जड़ी बूटियां हैं, हिमालय क्षेत्र के प्राकृतिक जो भी उत्पाद हैं या अन्य नेपाली कृषि या वन उत्पाद हैं, इन सभी वस्तुओं को चीन बड़े बाजार में बेहतर अवसर देगा। तो नेपाल के निर्यात में वृद्धि इससे होगी और कुछ क्षेत्रों में किसानों तथा स्थानीय उद्योगों को इससे लाभ भी मिलेगा। लेकिन यही एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा हो जाता है कि क्या नेपाल का छोटा उद्योग चीन के विशाल और कम लागत वाले विनिर्माण क्षमता के सामने टिक पाएगा, या फिर एफटीए के बाद नेपाल का बाजार चीनी उत्पादों से और अधिक भर जाएगा जबकि नेपाल का निर्यात जो है वो सीमित रहेगा। और यही वो बहस है जो इस प्रस्ताव को केवल आर्थिक नहीं बल्कि रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण बना देता है। अब इन सभी को लेकर जो है वो नेपाल जो है वो काफी ज्यादा हिचकिचा रहा है। सवाल ये उठ रहा है कि अगर चीन इतना बड़ा प्रस्ताव दे रहा है तो नेपाल ने हाँ क्यों नहीं किया। साथियों, दरअसल नेपाल सरकार ने साफ कहा है कि वो पहले इस प्रस्ताव को विस्तृत अध्ययन करेगा और उसके बाद कोई अंतिम निर्णय लिया जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके सबसे बड़ी वजह जो इसके पीछे है वो है व्यापार घाटा यानी कि ट्रेड डेफिसिट का होना। यानी नेपाल चीन से जितना सामान खरीदता है उसकी तुलना में चीन को बहुत कम सामान बेच पाता है। दूसरे शब्दों में अगर आप जाने तो आप समझ सकते हैं कि नेपाल का व्यापार संतुलन पहले से ही चीन के पक्ष में झुका हुआ है। अब अगर एफटीए लागू हो जाता है तो संभावना यह है कि चीनी उत्पाद नेपाल में और अधिक मात्रा में और कम कीमतों पर आने लगेंगे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या नेपाल उतनी ही तेजी से अपने उत्पाद चीन को निर्यात कर पाएगा। तो क्या व्यापार घाटा और बढ़ जाएगा नेपाल का। और यही कारण है कि नेपाल इस प्रस्ताव को लेकर जल्दबाजी नहीं करना चाहता। और ये ऐसा नहीं है कि प्रस्ताव पहली बार आया है। दिलचस्प बात यह है कि ये कोई नया प्रस्ताव नहीं है। साल 2016 में चीन ने नेपाल के सामने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का प्रस्ताव रखा था। उस समय दोनों देशों ने इस पर अध्ययन की प्रक्रिया भी शुरू की थी, लेकिन बाद में नेपाल ने इस पहल पर आगे अपना कदम नहीं बढ़ाया। कारण यह था कि दोनों देशों की अर्थव्यवस्था के आकार में बहुत बड़ा अंतर था। एक ओर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चाइना और दूसरी ओर अपेक्षाकृत छोटी नेपाल की अर्थव्यवस्था। विशेषज्ञों की चिंता थी कि बिना पर्याप्त तैयारी के एफडीए नेपाल के घरेलू उद्योगों के ऊपर दबाव बनाएगा। और बाद में जब बीआरआई से जुड़े दस्तावेज पर चर्चा हुई तो उनमें भी एफटीए का उल्लेख जो है प्रमुख रूप से आगे कई बार बढ़ाया गया, लेकिन वो बढ़ नहीं पाया। अब 10 साल बाद यानी 2026 में चीन ने एक बार फिर से उसी प्रस्ताव को नए सिरे से जो है वो नेपाल के सामने रखा है। अब बात हम करते हैं वो है बायलैटरल इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट। साथियों, बायलैटरल इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट यानी कि बीआईए, इस समझौते का मुख्य उद्देश्य यह है कि नेपाल में निवेश करने वाली चीनी कंपनियों को निवेशकों को कानूनी सुरक्षा प्रदान किया जाए। मान लीजिए कि भविष्य में किसी परियोजना को लेकर कोई विवाद हो जाए, नीतियां बदल जाए या किसी निवेश पर जोखिम पैदा हो तो ऐसे समझौते निवेशकों को अधिक भरोसा देता है कि चीन केवल व्यापार बढ़ाना नहीं चाहता, वह नेपाल में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन भी चाहता है। इससे चीन की कंपनियां बड़े पैमाने पर निवेश करने के लिए अधिक आश्वस्त महसूस करेंगे। इन बैठक में एक और भी महत्वपूर्ण विषय के ऊपर जो चर्चा की गई वो डब्ल्यूटीओ का मुद्दा था। चीन ने नेपाल से कहा कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भी वह चीन के दृष्टिकोण का समर्थन करे, खासकर डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम से जुड़े मुद्दे पर और क्रिटिकल मिनरल जैसे उभरते वैश्विक व्यापारिक विषयों पर। यानी यह केवल व्यापारिक समझौते की बातचीत नहीं थी, यह अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कूटनीतिक सहयोग बढ़ाने का भी प्रयास था।
दूसरे शब्दों में कहें तो हम ये कह सकते हैं कि आर्थिक साझेदारी के साथ साथ चीन वैश्विक स्तर पर भी नेपाल का समर्थन चाहता है। अब सवाल यह है कि क्या नेपाल ने केवल चीन की बातों को सुना या नेपाल ने अपनी भी प्राथमिकताओं को स्पष्ट की। साथियों, जब पूरी की पूरी बात हुई तो नेपाल ने भी अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट कर दी। नेपाल ने कहा कि जो परियोजना पहले से चल रही है उन्हें जल्द से जल्द पूरा किया जाए, जिसमें से कीमा थंका खांदाबारी रोड है, हिल्सा सिमीकोट रोड है, सारबू सी रशुआ घादी रोड है और इन सभी सीमा क्षेत्र के जो बॉर्डर ब्रिजेस है। नेपाल का संदेश साफ था कि यह केवल नए वादे नहीं चाहिए उसे, बल्कि पहले से घोषित परियोजनाओं पर तेज और जमीनी प्रगति भी चाहिए। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि इस पूरे घटनाक्रम का भारत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ सकता है। साथियों, आज भी अगर हम बात कर रहे हैं कि नेपाल का बाजार खुलेगा तो चीन का ये बहुत बड़ा दाव है, और अगर इसका असर क्या पड़ेगा ये भी हमें समझना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये आप अपने स्क्रीन पर मैप देखिए, ये सारे के सारे जो है वो एंट्री पॉइंट है जो कि नेपाल और चाइना के बॉर्डर पे आपको देखने को मिल रहे हैं। साथियों, नेपाल, इंडिया, चाइना, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये सारे के सारे जो देश हैं वो आपको पड़ोसी देश। नेपाल क्यों डर रहा है ट्रेड डेफिसिट बढ़ेगा, इस पर हमने चर्चा जो है वो आपके साथ की है। इसके अलावा नेपाल पर किसका प्रभाव, भारत या चाइना, इसके ऊपर भी हम चर्चा कर रहे हैं, और साथ में भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसको भी हमें देखना है। तो हमने कहा कि भारत पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि आज भी भारत नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। नेपाल का अधिकांश आयात निर्यात, ऊर्जा सहयोग और समुद्री व्यापार तक पहुंच भारत के माध्यम से ही संभव हो पाता है। लेकिन यदि आने वाले वर्षों में चीन का निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर और व्यापार लगातार बढ़ता है तो नेपाल की आर्थिक दिशा में धीरे धीरे बदलाव आ सकता है। हालांकि भौगोलिक वास्तविकता अब भी भारत के पक्ष में है। नेपाल एक लैंडलॉक्ड देश है और इसके अधिकांश व्यापारिक मार्ग भारत से होकर गुजरते हैं, इसलिए किसी संभावित एफटीए का वास्तविक प्रभाव उसकी शर्तें, लागू होने के तरीके और नेपाल के भविष्य के व्यापार नीति के ऊपर जो है निर्भर करेगा। अब सबसे अंतिम सवाल यह है कि क्या समझौता लगभग तय हो चुका है। साथियों, फिलहाल यह केवल एक प्रस्ताव है। नेपाल सरकार ने स्पष्ट किया है कि पहले इसके आर्थिक लाभ, संभावित जोखिम और दीर्घकालिक प्रभाव का अध्ययन किया जाएगा, उसके बाद कोई अंतिम निर्णय लिया जाएगा। यानी अभी किसी औपचारिक समझौते तक पहुंचने में समय लग सकता है। पूरे घटनाक्रम में एक बात बहुत स्पष्ट दिखाई दे रही है कि चीन नेपाल के साथ अपने आर्थिक संबंधों को अगले स्तर पर ले जाना चाहता है, चाहे एफटीए के माध्यम से, चाहे बायलैटरल इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट के माध्यम से, चाहे वन स्टॉप सर्विस सेंटर के माध्यम से, चाहे डब्ल्यूटीओ में सहयोग के माध्यम से, या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के माध्यम। और ये सभी मिलाकर चीन की व्यापक आर्थिक और रणनीतिक नीति का हिस्सा प्रतीत होते हैं। दूसरी ओर नेपाल संतुलन की नीति अपनाने की कोशिश कर रहा है। वो चीन से निवेश, तकनीक और आधारभूत ढांचे का विकास जो चाहता है, लेकिन साथ ही व्यापार घाटे में अगर हम बात करें, चाहे घरेलू उद्योग की बात करें या रणनीतिक संतुलन जैसे मुद्दों की बात करें, तो वो ध्यान में रखना चाहता है। भारत के लिए घटनाक्रम महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि नेपाल की आर्थिक दिशा में किसी भी बड़े बदलाव का प्रभाव पूरे हिमालय क्षेत्र के भू राजनीति और क्षेत्रीय शक्ति संतुलन के ऊपर पड़ सकता है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह होगी कि क्या यह प्रस्ताव केवल कूटनीतिक चर्चा तक सीमित रहेगा या आने वाले महीनों में वास्तव में किसी औपचारिक समझौते का रूप लेगा। और इसी पर दक्षिण एशिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था की अगली कहानी काफी हद तक जो है वो निर्भर करेगी। आपको क्या लगता है? आप अपने विचार जो है वो कमेंट के माध्यम से हम तक अवश्य पहुंचाएं। चीन का मास्टर प्लान जो है एफटीए, बीआईडब्ल्यूटी या निवेश, उसको लेकर आप क्या सोच रहे हैं? साथियों, उम्मीद करता हूं कि सेशन आपको समझ में आया होगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए। अपने विचारों को कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचाएं। वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए, और शेयर नहीं किया, शेयर कर दीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।